नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। आई नो आपको सीएस के बारे में बहुत कुछ जानना है। अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट सेशन है इसको एकदम एंड तक देखिए, क्योंकि आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ। अब आपको पता है सी एस सी ई टी का जो नया सिलेबस आ चुका है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बिजनेस लॉ है। अब बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ आपको 60 मार्क्स की है एंड आपका मैनेजमेंट 40 मार्क्स की है। तो अभी जो 60 मार्क्स का जो आपका पार्ट है बिजनेस लॉ का, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको सी एस में 90% सिलेबस लॉ का ही होगा, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल की अगर मैं बात करूँ। तो आज अपन बात करेंगे सी एस के सिलेबस के बारे में, मतलब लॉ के सिलेबस के बारे में, जो सी एस ई टी में आता है 60 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों इसको, तो सबसे पहले फर्स्ट ये चैप्टर, मतलब ये जो पूरा सिलेबस ये पढ़ाएगा कौन। तो बेसिकली मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो मेरा अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन बताया कि आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मेरा एमबीए फाइनेंस हुआ है, मेरा बीबीए फाइनेंस हुआ है। देन उसके बाद मेरा लॉ कंप्लीट है। देन नाउ आई एम डूइंग अ पीएचडी इन आईबीसी। तो मेरे को 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं सी एस सी ए में तीनों को पढ़ाता हूँ। अब सी एस सी ए टी की बात करूँ, तो इसमें जनरली सिलेबस क्यों चेंज किया। इसके पहले आपने देखा होगा कि सी एस का जो सिलेबस था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती थी, और आपको सिर्फ एम सी क्यू सीरीज था। आप ऑनलाइन घर बैठे एग्ज़ाम देते थे और बच्चे पास होते थे। बट बच्चे एग्जीक्यूटिव में फिर अटक जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी इंस्टीट्यूट का जो मेन इंटेंशन है कि अपना जो सी एस का बच्चा है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़े, ताकि उसको एग्जीक्यूटिव में कोई दिक्कत ना आए। तो यही इसका मेन एजेंडा है, इसकी वजह से सिलेबस चेंज किया। तो अब देखिए बच्चों, अगर आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ हो चुकी है, या फॉर एग्जाम्पल अभी आप ट्वेल्थ में आ चुके हैं, तो आप में से कोई भी इंसान ये सी एस सी टी की एग्ज़ाम दे सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर मैं बिजनेस लॉ की बात करूँ बच्चों, तो बिजनेस लॉ में आपको पता है 60 मार्क्स का सिलेबस है। आपको ये कितने मार्क्स का सिलेबस, 60 मार्क्स का। अब ये 60 मार्क्स की आप देखिए टोटल आपको कितने चैप्टर्स है बच्चों। 60 मार्क्स की आपको टोटल 6 चैप्टर्स है। अब लॉजिक लगाइए, अगर 60 मार्क्स के 6 चैप्टर है, तो ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा एक चैप्टर कम से कम 10 मार्क की आएगा। तो ऑब्वियस बात है 6 चैप्टर्स आपके 60 मार्क की आएगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है आपका, या पूरा सिलेबस है बिजनेस लॉ की, अगर मैं बात करूँ 60 मार्क्स की, तो ये आपको एमसीक्यू सीरीज है। मतलब इसमें कोई आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो पूरा पेपर है 60 के 60 मार्क का बिजनेस लॉ का, वो एमसीक्यू सीरीज में आने वाला है। तो बच्चों एमसीक्यू कैसे आते हैं, मैं जनरली उसका थोड़ा पहले बता देता हूँ, देन मैं आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो अपना एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्टिव वाइज पैटर्न वाइज जैसे होने वाला है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ताकि आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। तो सीधे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक में एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको सीधा क्वेश्चन आएंगे 60। 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए। फिर अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो बच्चों देखिए, ये सिलेबस आपको ट्वेल्थ में या टेंथ में कभी नहीं था। तो पहली बार आप ये लॉ का सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो अग्रवाल क्लासेस का ये खासियत है कि हम ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर आने वाला बच्चा, हम उसको समझते हैं कि उसको कुछ नहीं आता है, हम उसको बेसिक से ही पढ़ाएंगे। अब ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों ये 6 चैप्टर है। अब ये 6 चैप्टर कितने महीने तक आपका सिलेबस चल सकता है। तो ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो कम से कम ये आपका 2 महीने तक ये बैच चलेगा फॉर लॉ का। देन उसके बाद मैनेजमेंट, तो कम से कम समझ लीजिए 3 से 4 महीने आपका ये बैच चलेगा। इस बैच की खासियत क्या है बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट, इस बैच में आप ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। दूसरा, आपको मॉडल से आप पढ़ सकते हो, या दूसरा ऑप्शन आपको ये नोट्स दिया जाएगा, ये नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो, चॉइस आपका है। उसके साथ साथ अपने एक चार्ट बुक भी देने वाले, जो बहुत छोटा सा होगा, एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी होगा। उसके साथ साथ अपन एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस भी लेने वाले हैं। जैसे ही अपना एक चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर की अपन एमसीक्यू सीरीज लेने वाले हैं, तो ये अपना तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें फीचर है। तो ऐसा एक बैच है, और ये बैच में पढ़ाने वाले हर कोई आपको क्वालिफाइड फैकल्टी दिखेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है, तो आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे आप ऑफिस में आ चुके हैं, घर पे बैठे हो, तो यार रखना, आपका कोई भी डाउट है वो आप इस क्लास के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। हमारे क्लास के नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, और कोई भी डाउट है आप आपसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बात करूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर बच्चों, अभी फर्स्ट चैप्टर जाने के पहले आप थोड़ा सिलेबस को देख लीजिए। पहले आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ लॉ की, कि इंडिया में लॉ क्यों आया, कहाँ से आया, लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, किसी ने डेफिनेशन दिया है क्या, किसी ने उसको डिफाइन किया है क्या, लॉ के मतलब क्या होता है, तो ये बहुत सारा अगर बात करूँ, तो इसका ये फर्स्ट चैप्टर बात करता है कि अपन लॉ क्यों फॉलो करते हैं।
लॉ क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर बात करता है। जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में आपको बेसिक कंपनी लॉ पढ़ने को मिलेगा। इंडिया में आपने देखा होगा, अमेजोन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है, तो ये बनाते कैसे, इसके लिए साइन कौन करता है, इसका प्रोसेस कैसा होता है, तो वो CS करता है बेसिकली। तो बीइंग एन कंपनी सेक्रेटरी जब आप बनोगे, तो आपके पास एक सबसे बड़ा टास्क होगा कि भाई साहब मैं CS बनने वाला हूँ। तो मैं CS बनने वाला हूँ, तो CS बनने के पास मेरे पास क्या क्या काम हो सकता है, मैं क्या क्या बन सकता हूँ या क्या क्या कुछ कर सकता हूँ CS होने के बाद, तो आपको इसमें देखा जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात क्या बच्चों, आपको CS बनने के बाद आप सोचिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो। मतलब आपका एक साइन एक बड़ी कंपनी को बना सकता है। तो ये आपको सिलेबस इसमें दिया है। तो CS ET में थोड़ा पॉजिटिव सिलेबस लेके आया, ताकि आपको CS वाले बच्चों को समझे कि आपका फ्यूचर कैसा है। तो ये सेकंड चैप्टर बात करता है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। फिर थर्ड चैप्टर की मैं बात करूँ, तो जो ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। जीवन में आप बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो। जिस दिन आप CS बन जाओगे, उस दिन आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे। कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी, आपका पेमेंट उसमें होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन की जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जीवन में हर किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का आपको बेसिक पार्ट्स यहाँ पे दिया है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, तो एक बात करता है पार्टनरशिप की, दूसरा बात करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, एंड साथ में आने के बाद एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो उसे अपन कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट वो ऑप्शनल है। बट अभी का ज़माना बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि सर यार मेरी लायबिलिटी जो होगी, जो मेरा पेमेंट होगा, जो मेरा रिस्क होगा, मुझे उसको कम करना है। तो ऐसे लोगों के लिए अपन ने क्या किया, इसमें और एक चैप्टर ऐड किया इंस्टीट्यूट ने, उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी जो लायबिलिटी होगी बहुत लिमिटेड होगी, और इसमें आप कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, बहुत अच्छे फीचर्स इसमें ऐड किए। तो ये दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर आपको बना दिया, वो चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता है कि मैं मार्केट से कई गुड्स परचेस कर रहा हूँ, मार्केट से कई गुड्स मैं बेच रहा हूँ, उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, कोई टाइटल डिफेक्टिव निकला, किसी के पास ओनरशिप नहीं है, कोर्ट में जाना है, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ये पूरा बात करता है प्रैक्टिकल का। कॉन्ट्रैक्ट बात करता है थियरी का, जिसमें आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, ये उसकी बात करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फॉर एग्जाम्पल पैसा नहीं दिया, तो आप कौन से डैमेजेस मांग सकते हो, ये चैप्टर नंबर आपको 5 बोलता है। एंड अगर लास्ट चैप्टर की बात करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब होता है कि कल जाके आप किसी को चेक दोगे, किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे, किसी को आप प्रॉमिसरी नोट दोगे, तो ये चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कौन साइन कर सकता है, किसको पैसा देना पड़ता है, चेक बाउंस हुआ तो क्या होता है, तो ये बेसिक पेमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 6 बात करता है। तो आप देखिए सिलेबस को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि सिलेबस आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको लॉ के बारे में सब कुछ बता सकता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। और ये लॉ का सिलेबस आपको रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज देगा, कॉन्फिडेंस देगा। आप आपके मम्मी पापा को, आजू बाजू लोगों को बता सकते हो कि मैंने लॉ में ये पढ़ा है और लॉ ये कहता है, क्योंकि लॉ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड जहाँ पे कायदा है वहाँ पे फ़ायदा है। तो अभी इस सिलेबस की मैंने आपके साथ बेसिक बात की गई। बच्चों अभी क्या पढ़ते समय आप सर कैसे पढ़ाओगे, देखिए मैं बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले मेक श्योर दैट कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आता क्या है, पढ़ना क्या है। आप अगर मैं बात करूँ मॉडल की, तो मॉडल आपका अराउंड 300 पेजेस का होगा। तो क्या 300 पेजेस पढ़ना चाहिए पूरा? नहीं बच्चों, क्योंकि ये 60 मार्क के लिए आपको आएगा, तो उसके लिए आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। तो क्लास में अपन हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे आपके साथ साथ, प्लस आपको मैं नोट्स भी दूंगा। अगर आपको चाहते हो कि आप मॉडल भी पढ़ना चाहते हो, तो आपकी चॉइस से आप मॉडल भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया, और ये पूरा लॉ मैं आपको 60 मार्क्स का खुद बढ़ाने वाला हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 साल मैंने इस लॉ को पढ़ा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा सकता हूँ। अब बात करेंगे बच्चों, पहला चैप्टर की बात करते हैं। अब पहला चैप्टर ये कहता है कि सर इंडिया में लॉ कहाँ से आया, लॉ के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, लॉ कहाँ से आया, लॉ का बेसिक इंटेंशन क्या है, लॉ क्यों पास किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इसी ये चैप्टर लेके आया कि पहले 12th वाले बच्चों को, या जो ग्रेजुएशन में है या कहीं का भी बच्चा हो जिसको CS CT करना है, तो वो उसमें 90% लॉ है। तो जिस
एरिया में, जिस सेक्टर में आप करियर करना चाहते हो, जिसमें अगर लॉ है, तो पहले आपको लॉ का मतलब पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है। इसलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर ये बेसिक दिया है कि लॉ का मतलब क्या है। देखिए पुराने टाइम पे बहुत सारे फिलोसोफर थे, बहुत सारे राइटर थे, उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज को लॉ को डिफाइन किया है। इसकी वजह से इंडिया में लॉ का कोई डेफिनेशन ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है या एक नहीं है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे मीनिंग है जो लोग कहते हैं। अगर मैं लॉ की अगर सिंपल बात करूँ बच्चों, अगर मुझे कोई पूछता है कि सर लॉ का मतलब क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है। लॉ का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मैं सिंपल सा चीज़ है, जब मेरे सर मुझे बोलते हैं तो मैं तब नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर मुझे कोई स्टूडेंट पूछेगा या एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि सर लॉ का मतलब क्या होता है, आप मुझे सिंपल से बता दीजिए, तो मैं ऐसे बच्चों को सिंपल सिखाऊंगा कि लॉ का मतलब क्या होगा बच्चों। सिंपल सा इसका मीनिंग होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बोला बच्चों मैंने? रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट। किसने सेट किए? सेट बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। सर अपने इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सोसाइटी के लिए, उसी तो अपन लॉ कहते हैं। जो एक दूसरे को फॉलो करना चाहते हैं, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, डिग्निटी मेंटेन करना चाहते हैं, इसी को तो लॉ कहते हैं। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ, सर ये किसके लिए बनाया लॉ अपन ने, तो सीधी सी बात है, ये अपन ने बनाए किसके लिए बच्चों? सोसाइटीज़ वेलफेयर के लिए बनाए। किसके लिए बनाए? सोसाइटीज़ वेलफेयर के बनाए, सोसाइटी के भले के लिए बनाए। सोसाइटी में सब लोग आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एस्पेक्ट की, तो ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है बच्चों। ये बात करता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, ये बात करता है कल्चरल एस्पेक्ट की, एंड ये बात करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल को कवर करता है कि लॉ हर जगह पे बना सकते हो, और ये सबको कवर करता है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक। तो लॉ का अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे इंडिया को कवर करता है, पूरे सोसाइटी को कवर करता है, एंड इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए। तो कल जाके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछ लिया आपका कि लॉ का मतलब क्या होता है, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल आइडिया आना चाहिए कि लॉ का मतलब कुछ नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोसाइटीज वेलफेयर फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। सिंपल सी बात है। सर ये लॉ आपने बता दिया कि लॉ का मीनिंग क्या है सर, बट मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि सर लॉ बनाया किसने, लॉ बनाते कौन है, या कोई इसके सोर्सेस है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर मुझे कोई पूछेगा कि अपने इंडिया में लॉ कहाँ से आया, इसके सोर्सेस क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे बच्चों, बेसिक है जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात करता है बच्चों? अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है। तो इसी के बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेस पकड़ के क्या इंडिया में लॉ बनाए गए? यस, उसका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों, याद रखना, अपने इंडिया में राइट टू एजुकेशन मतलब सबको पढ़ने का अधिकार है। अगर आप 6 to 14 ईयर्स का बच्चा है तो उसको पढ़ने का अधिकार है, ऐसा आपका फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21A में मेंशन किया है। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005। तो इसका मतलब बच्चों, अगर गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन भी सोर्स ऑफ लॉ है जिसके बेसिस पे लॉ बनाया गया? बोलिए, आपको समझा क्या? तो सेकंड अगर मैं बात करूँ, सेकंड सोर्स क्या होता है बच्चों? सेकंड अगर मैं बात करूँ तो उसे कहेंगे जुडिशियल डिसीजन। अब सर जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? अगर जुडिशियल डिसीजन की अगर मैं सिंपल बात करूँ बच्चों, तो साउथ में एक टेम्पल था जिसका नाम था साबरीमाला टेम्पल। साबरीमाला टेम्पल में लड़कियों को आना मना था, वहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स जा सकते थे। तो अपने ही फीमेल लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, पिटीशन फाइल कर दिया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो इक्वालिटी नहीं है। तो कोर्ट ने डिसीजन पास किया कि उस मंदिर में महिला भी जा सकती है। तो मुझे बताइए, जब कोर्ट ऐसे कोई डिसीजन पास करता है, सुप्रीम कोर्ट खास करके, तो ये डिसीजन बाकी कोर्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है। तो कभी कभी कई कोर्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन पास कर देता है, तो उसके बेसिस पे इंडिया में लॉ भी बनाए जाते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे शादी के लिए आपको पता होगा किसी लड़की का एज 18 होना चाहिए, किसी लड़के का एज 21 होना चाहिए। जब ये कोर्ट ने डिसीजन पास किया तो इसके बाद इसके बेसिस पे एक लॉ बनाया गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी कोई जुडिशियल डिसीजन इंडिया में लॉ बना सकते हैं? यस, इसके बेसिस पे आप क्या बना सकते हो? लॉ बना सकते हो। तीसरी मैं बात करूँ सर, कस्टम्स की बात करूँ।
सर कस्टम्स का मतलब क्या होता है? कस्टम्स का मतलब होता है कि जो पुराने टाइम पे जो अपने ट्रेडिशंस थी, जो परंपरा थी, उसको अपन फॉलो करते आ गए। तो क्या पुराने के टाइम के जो ट्रेडिशंस थे, जो अपने रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो सेटअप किए थे अपने रिलीजन ने या अपने सोसाइटी ने, क्या उसके बेसिस पे लॉ बना सकते हैं? तो इसका आंसर यस है। बट ऐसे कस्टम्स पे जो बहुत सालों से फॉलो करते आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कस्टम्स में ऐसा लिखा है कि आप किसी को कोई डैमेज नहीं कर सकते, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप नहीं जा सकते, ऐसे कस्टम्स में लिखा था। तो इसी कस्टम्स को बेसिस रखते अपन ने एक लॉ पास कर दिया कि ट्रेस पास कर नहीं कर सकते आप, मतलब किसी के प्रॉपर्टी पर अगर आपको जाना है तो वो ट्रेस पास माना जाएगा विदाउट कंसेंट। तो याद रखना, कल कल जाके कोई भी कस्टम्स जो बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते जा रहे, तो उस कस्टम्स के बेसिस पे आप इंडिया में लॉ बना सकते हो। तो बहुत सारे कस्टम्स है इंडिया में, बहुत सारी परंपरा है, तो उसके बेसिस पे आप क्या बना सकते हो? लॉ बना सकते हो। उसको आप मॉडिफाई करके या उसको चेंज करके भी आप इंडिया में क्या कर सकते हो? बहुत सारे लॉ को बना सकते हैं। अब पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करो तो आपको पता है इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कहता है कि इंडिया में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास की गई। तो इसका मतलब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी की वजह से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ पास कर सकते हैं? तो मुझे बताइए, जो इंडिया में लॉ पास किए गए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्या आपको नहीं लगता इसके बेसिस पे भी लॉ पास किया गया होगा, इसको रेफरेंस रखते हुए भी लॉ पास किया गया होगा? बिल्कुल यस आंसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसके बेसिस में इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि इंडिया में लॉ क्यों आया, लॉ का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा मेरा मीनिंग क्या आएगा बच्चों? लॉ का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर सोसाइटीज वेलफेयर। इसमें अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करूँ, तो पूरा कवर किया गया है। तो इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ पे इंडिया में लॉ आ चुका है। तो देखिए, अपने सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई बच्चों, जहाँ पे बताया गया है कि देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन, देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन, कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज जितने भी अपने फिलोसोफर थे उन्होंने बहुत अलग अलग वे, बहुत अलग अलग टाइम पीरियड के साथ उनका डेफिनेशन चेंज होते गया है। किसी ने 100 साल पहले बताया होगा, किसी ने 150 साल पहले बताया होगा। तो हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट है, हर किसी का टाइम भी डिफरेंट है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट बना जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सिंपल यहाँ पे बताया कि लॉ क्या डिफाइन किया, इट इज़ अ नीड ऑफ द सोसाइटी। सिंपल सी बात करूँ तो लॉ क्या बच्चों, ये सोसाइटी की नीड है, ये सोसाइटी की ज़रूरत है। ठीक है, समझा आपको? तो ये समझा आपको? तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि स्टिल स्टडिंग अ डिफरेंट डेफिनेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर, टू डिफरेंट एस्पेक्ट टू कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको जानना पड़ेगा कि ऐसे पुराने टाइम पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग उसके निकले। बट इसकी वजह से आपको ये तो पता चला कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, टू पास द लॉ। तो ये जो आपको दिखाई देगा बच्चों, मैं बताऊँ कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 8-8 घंटे स्टडी करते हैं, तो मुझे 300 पेज खत्म करना है, मुझे मॉडल पढ़ना है। एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनता ही नहीं एमसीक्यू। क्योंकि क्या एमसीक्यू बनेगा कि डिफरेंट फिलोसोफर ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिया टाइम के साथ, तो इसका कोई आता नहीं है। तो इसको एक बार पढ़ा तो सफिशिएंट है। जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता चलेगा ये न्यू सिलेबस है, तो हर मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर के होने के बाद नीचे एमसीक्यू दिए है, या मॉड्यूल के एकदम लास्ट पेज पे आपको एमसीक्यू दिया है। उससे आपको एक आइडिया आ सकता है कि एग्जाम में एमसीक्यू कैसे आ सकता है, कौन से टॉपिक पे आ सकता है। तो ये जो बेसिक जनरल डेफिनेशंस दी जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो आप ऐसा टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो लॉ फिक्स नहीं है, लॉ इज़ नॉट अ स्टैटिक, ऑब्वियस बात है, चेंज होता रहता है। लॉ क्या करता है बच्चों, लॉ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज कंडीशंस। आपको पता है पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले शादी का एज 21 था। अब जैसे जैसे ज़माना या फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन चेंज होती जा रही है, वैसे वैसा एज को भी चेंज किया जा रहा है। तो सोसाइटी जैसी चेंज होगी, जैसा टाइम चेंज होगा, वैसा लॉ भी चेंज किया जाएगा। लॉ बट किसको मैच होना चाहिए, आपके कस्टम्स को मैच होना चाहिए, आपके ट्रेडिशन को ज्वाइन मतलब मैच होना चाहिए, या जो लोग हैं उनकी जो अपेक्षा है, उनका जो गोल है, उसको मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे सिंपल सी बात बोले कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज आपको पता है अभी एआई आ चुका है,
एआई आने की वजह से बहुत सारी जगह पे इश्यूज हो सकते हैं, तो उनके लिए भी लॉ बनाने पड़े, टेक्नोलॉजी के लिए भी लॉ बनाने पड़े। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंडिया में लॉ पास करने की ज़रूरत बढ़ चुकी है। दीज चेंजेस हैव ट्रांसफॉर्म लॉ। अब ये चेंजेस होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एआई की वजह से जो चेंजेस हुए, तो ऑटोमेटिकली लॉ में भी क्या किया, चेंज किया गया। लॉ जैसे चेंज होंगे, कंसेप्ट वाइज भी चेंज होंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी चेंज हो सकते हैं। अब सबसे मेन फोकस क्या होगा बच्चों, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस टू फोकस सोशल जस्टिस। अब इसका मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस टू फोकस ऑन सोशल जस्टिस। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों की, फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कोई इशू हुआ तो वो इशू सॉल्व करने के लिए लॉ पास कर दिया, वो इशू सॉल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। अब अभी का जो लॉ ये कहता है कि अगर कोई इशू होगा तो आप ऐसे लॉ बनाइए कि फ्यूचर में आने वाले वो इशू वापस नहीं होने चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, ये सोशल पर्सपेक्टिव की बात करता है, ये बहुत सारा मतलब ये बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की बात करता है। नहीं तो पहले के टाइम पे क्या, इशू हुआ, उसको लॉ बनाया, उसको सॉल्व किया, बात खत्म हो गई। बट अभी ये जो लॉ बात करते हैं वो बहुत सोशलिस्टिक नेचर की बात करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें सभी इंक्लूड किया जाएगा, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को भी नज़र देखते हुए, मतलब या फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कंसिडर करने के बाद ही लॉ बनाए जाएंगे। तो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो इसको 5 केसेस में अपन डिवाइड करेंगे। एक होता है नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक। ये 5 टाइप के आप क्या कर सकते हो, इनको 5 में डिवाइड कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या क्या है, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक। मैं बोलता हूँ कि ये फैक्ट्स क्यों याद करना चाहिए आपने। आप देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कभी कभी एग्जाम में ना इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए। अब एग्जाम में एमसीक्यू कैसे पूछते हैं वो आपको देखना चाहिए। देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, बिकॉज आपको पता चला है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया कि आइडेंटिफाई द जूरिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू अ नेचुरल लॉ स्कूल। आपको समझा अभी क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा है, क्वेश्चंस ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑथर है जो इनसे बिलोंग नहीं करता, किससे बिलोंग नहीं करता, नेचुरल लॉ स्कूल से बिलोंग नहीं करता। तो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा उस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा। अभी क्वेश्चन कहाँ पे पूछे, डेफिनेशंस पे क्वेश्चन पूछे, डेफिनेशन किसने दी है इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो अभी अपन वो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी नेचुरल स्कूल की बात करेंगे। देखिए बच्चों, नेचुरल स्कूल का मतलब क्या होता है, ये एंशियंट टाइम पे, बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ गए इसको। तो द डेफिनेशन वाज गिवन बाय, अभी ये डेफिनेशन किसने दी है, ध्यान सुनना बच्चों। ये डेफिनेशन क्या है, रोमन जूरिस्ट है, ये अदर एंशियंट थिंकर है जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए 3-4 लोगों का नाम है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करेंगे अल्पियन की। अब ये अल्पियन क्या कहता है, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये CSET इज मोर अबाउट स्टैटिक पार्ट इंस्टेड ऑफ कंसेप्चुअल। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में समझ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑथर है, उसका नाम है अल्पियन। अब अल्पियन क्या कहता है, लॉ इज द आर्ट और साइंस। लॉ क्या है, एक आर्ट भी है, एक कला भी है, एक साइंस भी, एक थ्योरी भी है, ऑफ व्हाट इज़ फेयर एंड गुड। क्या सही है वो इसकी बात करता है। लॉ मतलब क्या सही है बात करता है। तो अल्पियन कैसा रह रहा है, अल्पियन 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 मतलब क्या कहता है, सही है, अल्पियन सही है, अल्पियन सही है, अल्पियन सही है, ऐसा 2-3 बार बोलने का। तो अल्पियन क्या कहता है बच्चों, फेयर एंड गुड होना चाहिए। लॉ क्या बात करता है, फेयर एंड गुड होना चाहिए, किसने बोला, अल्पियन ने बोला। फिर बात करेंगे सीसीआर की। सीसीआर क्या कहता है बच्चों, सीसीआर कहता है लॉ इज द हाईएस्ट रीजन प्रेजेंट इन नेचर। लॉ क्या है बच्चों, हाईएस्ट रीजन प्रेजेंट इन नेचर। लॉ जो है वो नेचर में प्रेजेंट है, जहाँ पे आप गलत काम करने का सोचो कि वहाँ लॉ है। तो इसका मतलब सीसीआर क्या कहता है, सीसीआर कहता है कि भाई साहब ये नेचर में है, ये नेचर में प्रेजेंट है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे लॉ है भाई साहब। तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है अल्पियन। अल्पियन क्या कहता है बच्चों, क्या अल्पियन कहता है कि फेयर एंड राइट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। अल्पियन बात करता है। सीसेरो क्या बात करता है कि ये नेचर में प्रेजेंट है लॉ। फिर आपका तीसरा जस्टिन डाइजेस्ट क्या कहता है, जस्टिन डाइजेस्ट ये कहता है कि लॉ इज अ स्टैंडर्ड। जस्टिन क्या कहता है, स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई साहब, लॉ इज अ स्टैंडर्ड टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो आपका जस्टियन क्या कहता है, इसको डाइजेस्ट ही नहीं होता, ऐसा करने का डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो जस्टियन को डाइजेस्ट क्या नहीं होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये कहता है लॉ। ये तीसरा। अभी देखिए अपने कितने 3 डेफिनेशंस पढ़े, कौन से 3 डेफिनेशन पढ़े, एक है अल्पियन, एक है सियागो। अल्पियन क्या कहता है, अल्पियन कहता है गुड एंड फेयर। फिर उसके बाद सियागो कहता है प्रेजेंट इन नेचर। फिर आपका जस्टिन डाइजेस्ट क्या कहता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये 3 डेफिनेशन आपने देखे। फिर यहाँ पे और एक डेफिनेशन दी है साइलमंड की। अब साइलमंड क्या कहता है बच्चों, देखिए साइलमंड ये कहता है कि द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज, एक प्रिंसिपल का सेट है, रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट है जो अप्लाइड किया जाएगा स्टेट। कौन अप्लाई करेगा, स्टेट, इन डिलीवरिंग द
जस्टिस। मतलब जब भी किसी स्टेट में किसी को जस्टिस देना है तो आपको इस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये किसने बोला है? साइमन ने बोला है। तो साइमन क्या कहता है कि स्टेट जब भी किसी को जस्टिस देगा तो उसको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये कौन कहता है? साइमन कहता है। सिंपल वर्ड है, लॉ इज इक्वल टू रूल्स एक्सेप्टेड एंड यूज बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। लॉ का सिंपल मतलब क्या बच्चों? कि जो रूल्स है जो यूज किए जाएंगे, जो एक्सेप्ट किए जाएंगे कोर्ट में, वही अपन फॉलो करेंगे भाई साहब। सिंपल सी बात है। तो अपन ने कितने डेफिनेशंस देखे बच्चों? अपन ने अभी तक देखा जाए तो 4 डेफिनेशंस पढ़े। कौन से 4 डेफिनेशंस पढ़े? एक वापस एक बार रिवाइज कर दीजिए, जो क्लास में पढ़ने का, घर जाने के बाद रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्या आपका? अल्पियन। अल्पियन क्या कहता है? फेयर एंड गुड। फिर सी आर क्या कहता है? प्रेजेंट इन नेचर। फिर तीसरा क्या? तो जस्टिस एंड डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट नहीं होता, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर फोर्थ साइमन क्या कहता है कि स्टेट जब भी जस्टिस देगा तो उसको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। अब ये डेफिनेशन जो दी थी 4 लोगों ने, ये किसकी डेफिनेशन दी थी? नेचुरल स्कूल के ये थिंकर या फिलोसॉफर जिन्होंने डेफिनेशन दिया है नेचुरल स्कूल के। अब एग्जाम में देखिए आपने क्वेश्चन पूछा बच्चों, एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या लिखा है। अभी अपने जो पढ़ा ना बच्चों, इमीडिएटली उसको अप्लाई करने का। क्या मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? क्या इसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई अ जूरिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू अ नेचुरल लॉ स्कूल। तो अपन ने देखा होता अल्पियन था जो बात करता है गुड एंड फेयर की बात करता है। सियारू बात करता है कि प्रेजेंट इन नेचर है, नेचर में लॉ है। फिर ऑस्टिन क्या बात करता है बच्चों? यहाँ पे अपन ने ऑस्टिन नहीं पढ़ा, साइमंड अपन ने पढ़ा। साइमंड क्या कहता है बच्चों? आपने अभी पढ़ा। साइमंड का डेफिनेशन क्या है कि जब भी स्टेट जस्टिस देगा, मेक श्योर दैट दे हैव टू फॉलो द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन नहीं है? यहाँ पे ऑस्टिन की डेफिनेशन नहीं है। कितना मार्क आएगा आपका? 1 मार्क कन्फर्म होगा। कितना ईजी मुझे बताइए? सी एस सी ए टी। सी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, अब आपको समझ आएगा बच्चों। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ हर क्लास में पढ़ाया जाएगा। हमारे क्लास का स्पेशल फीचर क्या है बच्चों बाकी क्लास से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अपन ने यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूँ तो आपने यहाँ तक पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया आपने, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ये पूरा एक पेज। अब मुझे बताइए एक पेज पढ़ने के बाद क्या मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया? नहीं आया। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ पे है? नेचुरल स्कूल पे क्वेश्चन आया। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पे आता है एंड उसी पे फोकस कीजिए। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि सी एस ई टी, सी एस एग्जीक्यूटिव, फाइनल, यहाँ पे तीनों एग्जाम आपको ईजी लगेगी। बट बच्चों को समझ ही नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से करनी है, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेक श्योर दैट जब भी आप पढ़ोगे तो पढ़ना क्यों है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता, वो आपको चेक करना चाहिए। तो हमारे क्लास की ये खासियत है कि जो बच्चों क्लास में पढ़ रहा है उसी की बेसिस पे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएगा। तो मुझे बताइए, जब अपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो आपको डिफिकल्टी लगा होगा कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है? आइडेंटिफाई द जूरिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू अ नेचुरल लॉ स्कूल। ये पढ़ने का आपने देखा होगा, ये नाम 4 नाम तो मैंने पढ़े ही नहीं, ये मुझे याद ही नहीं है। बट अभी अगर मेरे साथ आपने पढ़े होंगे तो आपको इस डेफिनेशन के जो नाम है उनके साथ साथ उन्होंने क्या कहा वो भी याद हो जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा था अल्पिन क्या कहता है? गुड एंड फेयर। जैसे सियागो क्या कहता है? प्रेजेंट इन नेचर। साइमन क्या कहता है? अप्लाई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वाइल गिविंग अ जस्टिस। कितना ईजी मैंने और कितना सिंपल आपको यहाँ पे समझा है जब अपन कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो। समझा आप लोगों को? इट्स वेरी इजी। मतलब ये सिलेबस बहुत ईजी है अगर आप सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ एंड सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो मैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि ये डेमो सेशन के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी लेक्चर होने के बाद आंखें बंद कीजिए और मुझे सर ने क्या पढ़ाया 1 मिनट में रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको सब कुछ याद होगा है कि जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता मैं कैसे रिवाइज़ करता? आंखें बंद करता। सर ने पढ़ाया था लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर सोसाइटीज़ वेलफेयर, सोशल पॉलिटिकल कल्चर एस्पेक्ट। लॉ कहाँ से आया? लॉ कस्टम से आया, कॉन्स्टिट्यूशन से आया, जुडिशियल डिसीजन से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। नेचुरल स्कूल क्या कहता है? नेचुरल स्कूल ये कहता है, उसमें 3-4 लोगों की डेफिनेशन है। उसमें अल्पिन है, सीआरओ है। अल्पिन गुड एंड फेयर कहता है, सीआरओ प्रेजेंट इन नेचर कहता है, साइमन क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कहता है। उसके बाद डाइजेस्ट क्या कहता है? डाइजेस्ट कहता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
बस ये आंखें बंद करने के बाद आपको एक एक चीज़ अगर याद आ रही है, डेफिनेशंस पॉइंट सब, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझा है। तो इसलिए क्लास के एक फीचर है कि हम बच्चों के हर टॉपिक के साथ साथ, चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हर टॉपिक के साथ साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टॉपिक होगा एमसीक्यू होगा, टॉपिक होगा एमसीक्यू होगा, एंड जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ अपन पूरे एमसीक्यू की वापस प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना प्लान कैसे होने वाला है, अपन नॉर्मली पढ़ेंगे पहले क्लास में, देन मैं आपको चार्ट बुक दूंगा, बिन चार्ट बुक पे अपन रिवीजन लेंगे 10-15 दिन का, जैसे बैच खत्म हो जाएगा। देन आपका एक दिन का मैराथन भी होगा, एंड उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको नहीं लगता आप पास होगे? 100% पास होगे। तो ये इस क्लास का ये सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पे पूरे क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको मिलेंगे, और मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी से एग्रीगेटर हूँ। ठीक है बच्चों, याद रखना, अगर आप भी सोच रहे हो कि सीएस करना है, सीएस सीटी हमारे साथ शुरुआत करनी है, तो बिंदास आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके बराबर में हैं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो लास्ट तक देखा और आप डिसाइड कर पाए कि मुझे सीएस सीटी करना है, वो भी अगले वाले क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।